नमस्कार। आज के इस वीडियो में तुगलक साम्राज्य की बात करेंगे। अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है टॉपिक। भाग 2 है, अगर भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखने का सुझाव रहेगा। आज के इस वीडियो में प्रयोग, नीतियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की, उनके बाद कौन आया, थोड़ा सा जान के ये अंतिम वीडियो रहेगा तुगलक साम्राज्य का। दिल्ली सल्तनत तो अभी काफ़ी बचा हुआ है, फिर भी यूपीएससी सीएससी के पूरे सिलेबस के कवरेज का पूरा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और जल्दी ही हम जो है इस पर सफल भी होंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बना रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयास। पूंजी का स्थानांतरण सबसे पहला हुआ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक आए तो इनको एक ऐसे शासक के रूप में अभी भी जाना जाता है जिन्होंने कई साहसिक प्रयोग किए, कृषि में और गहरी रुचि दिखाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले तो राज्यारोहण के तुरंत बाद ही सबसे विवादास्पद कदम उठाया, वो था राजधानी को दिल्ली से देवगिर में स्थानांतरित कर देना। जो देवगिर उस समय था, अब जो है दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। केवल उच्च वर्गों जैसे शेखों, रईसों और उलेमाओं को दौलताबाद जाने की आवश्यकता थी, जबकि बाकी आबादी दिल्ली में ही रही, है ना। बाकी की जो आबादी थी वो दिल्ली में ही रही। अंततः बड़े असंतोष और इस एहसास के कारण कि दक्षिण से उत्तरी क्षेत्रों को नियंत्रित करना मुश्किल था, अतः फिर से जो है तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। फिर से नहीं, मतलब इसके बाद ही दौलताबाद को राजधानी बनाया गया, ये निर्णय था और इसको काफ़ी साहसिक निर्णय माना जाता है। इसने संचार व्यवस्था में सुधार कर जो है उत्तर और दक्षिण भारत को एक साथ लाने में मदद की। इसमें कई धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग भी शामिल थे जो कि दौलताबाद गए और वहीं बस गए। इन लोगों को तुर्क अपने साथ उत्तर भारत लाए थे एवं इन्होंने दक्कन में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक संपर्क की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। काफ़ी ज़रूरी है ये। इसके बाद अगर हम जाने तो एक था टोकन मुद्रा। तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई एक और विवादास्पद परियोजना थी, ये भी टोकन मुद्रा। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने टोकन मुद्रा की शुरुआत की क्योंकि सुल्तान की विजय अभियानों के साथ साथ उसकी असीम उदारता के कारण खजाना खाली हो गया था, है ना। तो 14वीं शताब्दी की जब हम बात करें तो विश्व में चांदी की कमी हो गई और भारत को संकट का सामना करना पड़ा। इसीलिए सुल्तान को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने चांदी के सिक्के, टंका जिनको बोलते हैं, इनके स्थान पर तांबे के सिक्के जीतल, ये आपने बहुत पहले हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी अगर पढ़ी तो, और चलाया और आदेश दिया कि इसे टंका के समतुल्य स्वीकार किया जाए। हालांकि भारत में ये जो टोकन मुद्रा है इसका विचार नया था और इसे स्वीकार कर पाना व्यापारियों तथा आम लोगों के लिए कठिन था। राज्य ने टकसालों द्वारा जारी सिक्कों की नकल को रोकने के लिए भी उचित सावधानी नहीं बरती। सरकार लोगों को नए जाली सिक्के बनाने से रोक नहीं सकी और जल्द ही बाज़ारों में नए जाली सिक्के बहुतायत में आ गए। अब बर्नी के अनुसार लोगों ने अपने घरों में टोकन मुद्रा ढालना शुरू कर दिया था। हालांकि आम आदमी शाही खजाने द्वारा जारी किए गए तांबों के सिक्के और स्थानीय स्तर पर बने जाली सिक्कों के बीच अंतर करने में विफल हो रहे थे। अंततः सुल्तान को टोकन मुद्रा वापस लेने के निर्णय लेना पड़ा, विवश होना पड़ा और यही एक कारण बना इसके फेलियर का। तो ये दो बातें मुख्य हैं, है ना। हालांकि एक प्रयोग थे और काफ़ी साहसिक माना जाता है, फिर भी बहुत विवादास्पद दोनों ही, ठीक है ना। आइए आगे जानते हैं ऐसे क्या परिवर्तन आए इनके दौरान। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि में सुधार सबसे पहला परिवर्तन लाया। इनके द्वारा कृषि में सुधार के लिए कई लक्षित उपाय खोजने का कार्य किया गया। इसमें से अधिकांश का परीक्षण दोआब क्षेत्र में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की नीति के अंतर्गत क्षेत्र में जमींदार, जिन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता था, इनके लिए भी अन्य लोगों के समान ही कर का भुगतान करने का प्रावधान था। परंतु
मोहम्मद तुगलक इसमें विश्वास नहीं करता था, परंतु वो राज्य के लिए भू राजस्व का पर्याप्त हिस्सा अवश्य ही चाहता था। तो सत्ता में रहने के दौरान उसने जिन नीतियों को बढ़ावा दिया वे बुरी तरह से विफल रहीं। हालांकि उन नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की शुरुआत में ही गंगा के दोआब में अत्यधिक कर निर्धारण के कारण गंभीर किसान विद्रोह हुआ था। किसान गांवों से भाग गए और मोहम्मद तुगलक ने उन्हें पकड़ने एवं दंडित करने हेतु कठोर कदमों का सहारा लिया। तो ये सारी बातें हालांकि इसके साथ में जुड़ी रहीं और कहीं ना कहीं एक वास्तविक तौर पे एक बड़ा परिवर्तन इससे आया। फिर विविध कुलीनता और चुनौतियाँ, यहाँ पे परिणाम स्वरूप उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष और विघटन दोनों का आरंभ हुआ। मोहम्मद तुगलक को जिस दूसरी समस्या का सामना करना पड़ा वो था कुलीन वर्ग की समस्या। चहलगानी तुर्कों के पतन और खिलजियों के उदय के साथ कुलीन वर्ग में विभिन्न नस्लों के मुसलमानों का वर्चस्व कम हुआ, जिसमें भारतीय धर्मांतरित लोग भी शामिल थे। मोहम्मद तुगलक ने उन लोगों को महत्व दिया जो गैर कुलीन परिवार से थे। इनमें नाई, रसोइया, बुनकर, शराब बनाने वाली आदि जातियां शामिल थीं। उसने उन्हें महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सौंपे। उसके कुलीन वर्ग में कुछ हिंदू सहित धर्मांतरित मुसलमानों के वंशजों के साथ ही नियुक्ति जो है विदेशी दरबारियों की भी शामिल थी। कुलीन वर्ग में इस विविधता के कारण उनके मध्य एकजुटता और उनकी राजभक्ति में कमी देखी गई। विशाल साम्राज्य के कारण कुलीन वर्ग को विद्रोह और सत्ता के स्वतंत्र क्षेत्रों की स्थापना करने का अवसर मिला। मोहम्मद तुगलक के कठोर दंडों ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया। काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जानेंगे फिरोज शाह तुगलक सत्ता में कैसे आया। नया नाम फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य में विशेषकर दक्षिण भारत में बार बार विद्रोह हुए। ये विद्रोह स्थानीय राज्यपालों द्वारा आयोजित किए गए थे। इससे उसकी सेनाओं पर बहुत दबाव पड़ा। विनाशकारी प्लेग के कारण मोहम्मद तुगलक की सेना और कमज़ोर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी 2/3 सैनिकों की मृत्यु भी हो गई, है ना। दक्षिण भारत से लौटने के बाद हरिहर एवं बुक्का के नेतृत्व में एक विद्रोह के कारण विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि दक्कन में प्रभावशाली विदेशियों के बहमनी साम्राज्य का गठन किया। फिर बंगाल को भी आज़ादी मिल गई थी। हालांकि मोहम्मद तुगलक अवध, गुजरात और सिंध में विद्रोहों को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन अंततः सिंध में जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक उसका उत्तराधिकारी बन गया। चूँकि मोहम्मद तुगलक की नीतियों ने कुलीनों, सेना और प्रभावशाली मुस्लिम धर्मशास्त्रियों तथा सूफी संतों में असंतोष पैदा कर दिया था। यही ख़त्म होता है तुगलक साम्राज्य। मुख्यतः मतलब जितनी चीज़ें हैं वो यही हैं। कुछ नीतियाँ ज़रूर हैं इसके बाद में, वो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।